क्लास 11th के केमिस्ट्री के इस नए लेक्चर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चैप्टर है स्ट्रक्चर ऑफ एटम और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। देखिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में बड़ा अजीब सा बिहेवियर होता है। किसी किसी सिचुएशन में हमें इसका वेव नेचर दिखता है तो कभी कभी हमें इसका पार्टिकल बिहेवियर भी दिखता है। इसे वेव पार्टिकल ड्युअलिटी कहा जाता है। और ये जो है वेव पार्टिकल ड्युअलिटी, खासकर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का जो पार्टिकल बिहेवियर है, वो बोर के एटॉमिक मॉडल के डेवलपमेंट में बहुत बहुत इंपॉर्टेंट प्रूव्ड हुआ। तो शुरुआत हम करेंगे वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से और अगले वीडियो में जाके हम पार्टिकल नेचर पे बात करेंगे। देखिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जैसे कि लाइट हो गया, इंफ्रारेड रेज हो गया, अल्ट्रावायलेट रेज हो गया, गामा रेज, एक्स रेज, फिर माइक्रोवेव्स, ये सारे जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं। अब ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के बारे में जो पहले का सोच था वो ये था, जैसे कि फॉर एग्जांपल लाइट। पहले ये सोच हुआ करता था कि लाइट जो है ये एक पार्टिकल है, पार्टिकल की तरह ये बिहेव करता है और ये स्ट्रेट लाइन में प्रोपगेट करता है। लेकिन 1801 में इंग्लिश फिजिसिस्ट थॉमस यंग ने अपने डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट से यह दिखाया कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का, खासकर लाइट का, इंटरफेरेंस होता है और ये इंटरफेरेंस वाला जो चीज है ये सिर्फ वेव्स में ही दिखता है। और आगे चल के 1870 में 1870 में जेम्स क्लार्क मैक्सवेल ने इसके पीछे मैथमेटिक्स को इंट्रोड्यूस किया जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को एलेबोरेट करता है और इसे एक्सप्लेन करता है। उन्होंने ये कहा कि कहीं अगर कोई चार्ज्ड पार्टिकल है, चाहे वो पॉजिटिवली चार्ज्ड हो या नेगेटिवली चार्ज्ड बॉडी हो, अगर उसमें एक्सीलरेशन हो, अगर वो एक्सीलरेट करे, कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करे तो नहीं, अगर इसमें एक्सीलरेशन हो तो फिर ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो है ये एमिट करता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ये रेडिएट करता है। आगे उन्होंने ये भी कहा कि ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, ये जो प्रोपगेट करता है, इसका कुछ खास प्रॉपर्टीज है। ये किस तरह से प्रोपगेट करता है? इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का ऑसिलेशन होता है। चलिए, वो ऑसिलेशन किस तरह का होता है ये हम फिगर में थोड़ा समझने का कोशिश करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज जेड एक्सिस और ये जो है ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। अब इसका जो प्रोपगेशन है कुछ इस तरह का है। चलिए, मैं कोशिश करूंगा कि आपको बेहतर से बेहतर समझ में आए। तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों का ऑसिलेशन होता है। तो लेट्स से कि इस जेड एक्सिस एक्स जेड प्लेन में जो है इलेक्ट्रिक फील्ड का हो रहा है ऑसिलेशन और वाई एक्स प्लेन में, वाई एक्स प्लेन हो गया ये वाला प्लेन, इस प्लेन में मैग्नेटिक फील्ड का ऑसिलेशन हो रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का ऑसिलेशन का जो डायरेक्शन होता है एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर होता है। लेट्स से कि इलेक्ट्रिक फील्ड जेड एक्स प्लेन में कुछ इस तरह से ये ऑसिलेट करता है, इस तरह से, और वहीं पर जो मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड ये एक्स वाई प्लेन में कुछ इस तरह से, एक्स वाई प्लेन में ये ऐसे ये ऑसिलेट करता है, कुछ ऐसे। तो ये जो है ये इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑसिलेशन को, इलेक्ट्रिक फील्ड, चलिए मैं ई से डिनोट कर रहा हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑसिलेशन को डिनोट कर रहा है और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है इसीलिए मैंने यहां पर एक एरो लगाया। और जो वाई एक्स प्लेन है, इस प्लेन में मैग्नेटिक फील्ड का ऑसिलेशन हो रहा है। सो इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस तरह से ऑसिलेट अगर करे तो मैग्नेटिक फील्ड उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ऑसिलेट करता है। और ये जो वेव है इसका जो प्रोपगेशन होता है वो इस डायरेक्शन में वो प्रोपगेट करता है। लेट्स से वो जिस वेलोसिटी से मूव कर रहा है उस वेलोसिटी वेक्टर को हमने v से डिनोट किया है। तो यहां पर इस तरह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का प्रोपगेशन होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे ऑसिलेट करता है, मैग्नेटिक फील्ड कुछ ऐसे, और वेव इस डायरेक्शन में आगे बढ़ता है। इसका जो कुछ खास प्रॉपर्टीज है
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का वो प्रॉपर्टीज चलिए देख लेते हैं। सबसे पहला प्रॉपर्टी जो है वो ये कि जैसे कि हमने बात किया, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है किसी भी एक पॉइंट में, किसी एक पॉइंट ऑफ टाइम में, किसी एक पॉइंट में इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इस डायरेक्शन में है तो मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन है वो इसके साथ परपेंडिकुलर होता है। मैग्नेटिक फील्ड इसके साथ परपेंडिकुलर होगा और जो इसका प्रोपगेशन का डायरेक्शन होगा, ये प्रोपगेशन का डायरेक्शन भी इन दोनों के साथ परपेंडिकुलर होगा। कहने का मतलब ये है कि यहां पर 90 डिग्री का एंगल बनता है, यहां पर 90 डिग्री का एंगल बनेगा और यहां पर भी 90 डिग्री का ही एंगल बनेगा। सो जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है वो ये कि डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड एंड प्रोपगेशन ऑफ वेव, चलिए इसे मैं v से डिनोट कर देता हूं, दिस वेव का जो वेलोसिटी है। सो इनका जो डायरेक्शन है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किसी एक खास टाइम में, किसी एक खास पॉइंट में, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन और फिर वेव के प्रोपगेशन का डायरेक्शन जो है आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। मैं सिर्फ परपेंडिकुलर लिख रहा हूं, परपेंडिकुलर, एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर होता है। इसके पीछे का जो मैथमेटिक्स है, ये जो सारे प्रूफ्स हैं, ये आप आगे के क्लासेस में जाके पढ़ेंगे। क्लास 12 के फिजिक्स में भी आप बहुत सारी चीजों के साथ रूबरू होंगे। तो फिलहाल के लिए एक ओवरव्यू यहां पर ले लिया जाए कि सबसे पहले तो इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और प्रोपगेशन ऑफ वेव जो है एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर होता है। ये पहला प्रॉपर्टी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। इसी तरह से दूसरा जो प्रॉपर्टी है वो ये कि जो प्रोपगेशन होता है वेव का जो प्रोपगेशन होता है, इसे हम c से डिनोट करते हैं इसके स्पीड को। दिस इज स्पीड ऑफ लाइट। ये जो स्पीड ऑफ लाइट है ये नियरली 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड होता है। तो मीटर में कहें तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है। थोड़ा ज्यादा प्रिसाइजली अगर कहें तो हम ये कहेंगे दिस इज 2.997925 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। तो ये एक प्रॉपर्टी हो गया और ये इसका दूसरा प्रॉपर्टी है, चाहे किसी भी तरह का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हो वो लाइट के स्पीड से ही प्रोपगेट करता है, चाहे वो विजिबल लाइट हो, चाहे वो अल्ट्रावायलेट रेज हो, इंफ्रारेड रेज हो, गामा रेज, किसी भी तरह का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हो वो सेम वैक्यूम में सेम स्पीड से प्रोपगेट करता है। यहां पर मैं आपको बता दूं कि ये जो स्पीड है ये स्पीड वैक्यूम के लिए होता है। सो फॉर वैक्यूम में जब ये प्रोपगेट करता है तो ये स्पीड होता है उसका। उसी तरह से एक और प्रॉपर्टी है कि वेव, ये तो एक तरह का वेव है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन अकॉर्डिंग टू इट्स वेव नेचर। सो ये एक वेव है। तो वेव जैसे कि पानी में आप पत्थर फेंके तो पानी का वेव बनता है, साउंड भी एक वेव है। तो जैसे कि पानी में बना हुआ वेव हो या साउंड वेव हो, इन्हें प्रोपगेट करने के लिए चाहिए होता है एक मीडियम। अब पानी ही ना हो तो पानी का वेव कैसे आगे बढ़ेगा? और अगर कहीं पर हवा ना हो या फिर किसी तरह का लिक्विड ना हो या फिर सॉलिड ना हो तो साउंड प्रोपगेट नहीं कर सकता है। साउंड वैक्यूम में प्रोपगेट नहीं करता है साउंड वेव्स। तो इस तरह के जो वेव्स है वो वैक्यूम में प्रोपगेट नहीं कर सकता, उनके लिए चाहिए होता है एक मीडियम। लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कुछ खास तरह का वेव होता है जिसके लिए किसी भी तरह का मीडियम की जरूरत नहीं होती है, ये वैक्यूम में भी प्रोपगेट कर सकता है। सो दीज काइंड ऑफ वेव्स नीड्स नो मीडियम, किसी भी तरह का मीडियम इसके लिए जरूरी नहीं है, इसके प्रोपगेशन के लिए जरूरी नहीं है। तो ये थे कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के। अब चलिए देख लेते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कितने तरह का होता है। अकॉर्डिंग टू द बिहेवियर और प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को हम बहुत सारे टाइप्स में डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, इसके अलग अलग टाइप्स। फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल होगा गामा रेज, उसी तरह से एक्स रेज। ये जो गामा रेज है ये न्यूक्लियर फिशन और फ्यूजन से निकलता है।
एक्सरेज के बारे में तो आप जानते ही हैं कि जब हड्डी वगैरह टूट जाता है तो एक्सरे से हम उसे डिटेक्ट करते हैं। सो मेडिकल फील्ड में इसका बहुत बहुत यूज है। उसी तरह से अल्ट्रावायलेट रेज ये भी आप जानते हैं। उसी तरह से विजिबल रेज जिन्हें हम देख सकते हैं, जैसे कि लाल, हरा, पीला, इस तरह के जो रेज हैं उन्हें विजिबल रेज कहा जाता है। सिमिलरली इंफ्रारेड रेज भी इसी का एक टाइप है, इंफ्रारेड रेज। उसी तरह से माइक्रोवेव्स ये कम्युनिकेशन में यूज होता है, खासकर टेलीविजन कम्युनिकेशन में, टेलीकम्युनिकेशन जिसे कहा जाता है। उसी तरह से रेडियो वेव्स ये खासकर रेडियो में जो हम सुनते हैं, आप रेडियो सुनते हैं, तो अगर रेडियो में हम कुछ सुनते हैं तो वो जो कम्युनिकेशन होता है वो कम्युनिकेशन रेडियो वेव्स के थ्रू होता है। अगर फ्रीक्वेंसी की बात करें और वेवलेंथ की बात करें, हम थोड़ी देर में उस पर थोड़ा डिटेल्स में बात करेंगे कि फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ किसे कहा जाता है। आप फिलहाल तो ये जान लें कि अगर वेवलेंथ छोटा होता है, मतलब बहुत ही घना वेव्स होता है और उसका फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा होता है, उस तरह के केसेस में तो अगर देखा जाए तो फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा इसका होता है। और जब फ्रीक्वेंसी ज्यादा होता है तो उसके साथ एसोसिएटेड एनर्जी भी ज्यादा होता है। और सबसे कम फ्रीक्वेंसी, जितना हम इस डायरेक्शन में आगे बढ़ते जाएंगे उतना फ्रीक्वेंसी उसका घटते जाएगा। मतलब कि फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा गामा रेज का है, फिर एक्स रेज का है, फिर अल्ट्रावायलेट रेज, फिर विजिबल रेज, फिर इंफ्रारेड, माइक्रोवेव एंड देन रेडियो वेव्स। सो अकॉर्डिंग to the behavior of electromagnetic radiation, हम उन्हें कुछ इतने कैटेगरीज में कैटेगराइज कर सकते हैं। तो जैसा कि हमने बात किया कि इसके वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी के कारण इनमें अलग अलग प्रॉपर्टीज दिखता है। तो ये जो वेवलेंथ है, फ्रीक्वेंसी है, ये जो है ये कुछ टर्म्स है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के साथ एसोसिएटेड। किसी भी तरह का वेव के साथ वैसे ये एसोसिएटेड होता है। तो इन टर्म्स के बारे में चलिए थोड़ा बहुत जान लेते हैं। सो जो टर्म्स हम यूज करेंगे खासकर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में, वो टर्म्स हैं कुछ। एक तो है फ्रीक्वेंसी, एक है फ्रीक्वेंसी और उसी तरह से वेवलेंथ और फिर वेव नंबर। ये भी हम काफी यूज करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को एलेबोरेटली एक्सप्लेन करने के लिए। तो फ्रीक्वेंसी के लिए टर्म हम यूज करते हैं न्यू, वेवलेंथ के लिए यूज किया जाता है लैम्डा और वेव नंबर के लिए यूज किया जाता है न्यू के ऊपर बार। अब देखिए, सबसे पहले समझते हैं कि एक वेवलेंथ क्या होता है, एक वेव का वेवलेंथ क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल यहां पर एक वेव जो है ये प्रोपगेट कर रहा है कुछ इस तरह से। ये एक वेव है, ये प्रोपगेट कर रहा है कुछ इस तरह से। तो यहां पर इसे कहा जाता है क्रेस्ट। दो कंसेक्यूटिव क्रेस्ट्स के बीच का जो डिस्टेंस है इसे हम वेवलेंथ कह सकते हैं। सिमिलरली इन्हें कहा जाता है ट्रफ्स। दो कंसेक्यूटिव ट्रफ्स के बीच के डिस्टेंस को भी वेवलेंथ कहा जाता है। और साथ ही साथ इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक का जो डिस्टेंस होगा इसे भी आप वेवलेंथ कह सकते हैं। तीनों का लेंथ बराबर होता है। मतलब आप कह सकते हैं वेव का जो ये सिंगल पार्ट है इसके बाद ये अपने आप को फिर से रिपीट करता है। सो ये एक यूनिट के तौर पे, हम वेव के एक यूनिट के तौर पे देख सकते हैं। उसके बाद फिर से इसी का रिपीटेशन होता है। सो इस एक सिंगल यूनिट को, इसका जो लेंथ है इसे हम वेवलेंथ कह सकते हैं। और जो फ्रीक्वेंसी है एक सेकंड में इस तरह का कितना यूनिट बन रहा है। अगर मान ले एक सेकंड में कुछ वेव क्रिएट हो रहा है, यहां से ये भी क्रिएट हुआ और ये भी क्रिएट हुआ एक सेकंड में, तो हम कहेंगे चूंकि एक सेकंड में 2 यूनिट क्रिएट हो रहा या 2 वेवलेंथ का वेव क्रिएट हो रहा तो उसका फ्रीक्वेंसी 2 होगा। अब ये जो फ्रीक्वेंसी है और वेवलेंथ है इनके बीच और साथ ही साथ जो स्पीड है इस वेव का, प्रोपगेशन का जो स्पीड है, लेट से अगर ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है तो इसके प्रोपगेशन का जो स्पीड है इसे हम c से डिनोट करेंगे। सो फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ और c के बीच एक बेहतरीन रिलेशन है, वो ये कि c इज इक्वल टू न्यू लैम्डा। आप इसे कैसे समझेंगे? फॉर एग्जाम्पल कि एक लैम्डा ये 3 मीटर का है,
यहां से यहां तक 3 मीटर, और 1 सेकंड में 2 वेव्स क्रिएट हो रहा है। तो 1 सेकंड में ये वेव कितना आगे प्रोपगेट कर रहा है? तो 3 मीटर और 3 मीटर, मतलब 3 into 2। हम कह सकते हैं वेव लेंथ इंटू फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू स्पीड ऑफ द प्रोपगेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन। ये जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है। उसी तरह से अब आते हैं वेव नंबर पे। वेव नंबर क्या होता है? 1 मीटर में या फिर कहें यूनिट लेंथ में जितने वेव लेंथ का वेव होता है उसे वेव नंबर कहा जाता है। एक दूसरा एग्जांपल कंसीडर कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल कि यहां पर ये यहां से लेके यहां तक 1 मीटर का लेंथ है, मतलब यूनिट लेंथ है, और यहां पर हमें 1 मीटर में 2 ऐसे वेव का पार्ट दिख रहा है, मतलब 2 वेवलेंथ का वेव दिख रहा है। तो ऑब्वियसली जो वेवलेंथ होगा, ये वेवलेंथ ये होगा 1 डिवाइडेड बाई 2, ये हो जाएगा हाफ मीटर का। ऑब्वियसली अगर पूरा 1 मीटर का हो और 2 वेवलेंथ का वेव बन रहा है तो वेवलेंथ होगा 1 डिवाइडेड बाई 2। सो इस लॉजिक से हम कह सकते हैं कि वेव नंबर और वेवलेंथ एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है। सो वेव नंबर इज 1 डिवाइडेड बाय वेवलेंथ। सो ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है। तो इस तरह से हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में बात किया और उसके टाइप्स और उसके साथ एसोसिएटेड कुछ टर्म्स के बारे में बात किया। जैसे कि टॉपिक हमारा था वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, तो यहां पर मैं आपको बता दूं, भले ही क्लास 11th में केमिस्ट्री में आप न पढ़े, लेकिन क्लास 12th में जाके फिजिक्स में आपको बहुत सारे ऐसी चीजों के बारे में पढ़ना है जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के वेव नेचर को रिप्रेजेंट कर रहा हो। जैसे कि इंटरफेरेंस, हमने शुरू में ही बात किया था यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट से। थॉमस यंग ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में इंटरफेरेंस होता है ये उन्होंने दिखाया था, और पहली बार इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का वेव नेचर सामने आया, या फिर कहें उसे एस्टेब्लिश किया गया। सो इंटरफेरेंस एक ऐसा बिहेवियर है जो कि हमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में दिखता है, जो कि ये एस्टेब्लिश करता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एक वेव है, वेव की तरह वो बिहेव करता है। सिमिलरली डिफ्रैक्शन भी ये एस्टेब्लिश करता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो है ये वेव की तरह बिहेव करता है। तो ऐसे ही कुछ चीजें आपको 12th में जाकर पढ़ना है। वैसे मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दूंगा, अगर आपको डिटेल्स में जानना है तो उन लिंक्स को क्लिक करके आप उन वीडियोस को देख सकते हैं। अब आगे हमें इसके पार्टिकल नेचर या पार्टिकल बिहेवियर के बारे में पढ़ना है, जिसका लिंक आपको यहां पर स्क्रीन में मिल जाएगा, और वहां से आगे चलते हुए हम बोर्स एटॉमिक मॉडल को पढ़ेंगे। तो अब जाते जाते मैं आपको बता दूं, इस पूरे चैप्टर का जो प्लेलिस्ट है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां क्लिक करके आप सारे वीडियोस को देख सकते हैं। तो मिलेगा अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहें, गुड बाय।